Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of February 2024. 19 फरवरी 2024 के एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले पहली रिक्वेस्ट तो यह है कि लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, लाइक एंड शेयर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ और CSAT मेड सिंपल, अगर आपको लगता है कि दोनों में से किसी पार्ट में आप वीक रह गए हैं, आपको रिवाइज करना है या आपको पढ़ना है पूरी तरीके से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, तो लेट्स स्टार्ट दैट फर्स्ट, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 3 सवाल आपको दिख रहे होंगे, वैसे ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन ये पुराने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी पूछे हैं। तो पहले आप 7th वाला क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ईरान सऊदी अरेबिया हैव बीन गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कह रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान अटेंडेड द मीटिंग एज फुल मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट द ऊफा समिट। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। अब ये अच्छा सवाल है, अगर आप लोग आंसर कर पाए तो। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। मैं आपको आंसर बता दूं। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ईरान तो फुल मेंबर बन चुका है। अभी हम रिसेंटली जानते हैं कि ईरान इज द फुल मेंबर ऑफ SCO नाउ, है ना। एंड सऊदी अरेबिया जो है वो पहले डायलॉग पार्टनर था। अभी तो ये ऑब्जर्वर स्टेटस केवल 2 कंट्रीज में है ना। कौन सी 2 कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस रखती हैं SCO में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा देखो लिखा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान ने अटेंड किया था मीटिंग एज फुल मेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम एट ऊफा समिट। बिल्कुल गलत है। ऊफा समिट 2015 में हुआ था और उस समय ये डिसीजन हुआ था कि हाँ इनको मेंबरशिप लेना है। फिर 17 में अस्ताना समिट होता है जहां पे मेंबर की तरह आते हैं, और फर्स्ट टाइम अटेंड किया एज मेंबर वो किंगडाओ समिट था 2018 का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो इसके दोनों स्टेटमेंट हो गए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कॉमन मेंबर्स ऑफ ऑकस एंड फाइव आइज। फाइव आइज अलायंस जो है और ऑकस दोनों के कॉमन मेंबर इनमें से कौन कौन से हैं। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, ये 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं, कॉमन मेंबर्स हैं फाइव आइज अलायंस के भी और ऑकस के भी। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस। ये तो मैंने कई बार पढ़ाया भी है, मैं एक बार बता दूं। ऑकस में तो आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, UK, US तीनों ही है। अब फाइव आइज में कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, UK, US 3 है, फिर कनाडा और न्यूजीलैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही सही है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू मिलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। दूसरा कह रहा है कि रागी इज द हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड मिलेट इन इंडिया। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो वैसे तो मैं ये आपके लिए छोड़ता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आई विल आंसर इट माई सेल्फ। यहाँ मैं खुद ही आंसर करता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देखो गलत है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, बिल्कुल सही बात है, बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। तो प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर लिखा था, तो नहीं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट नॉट द एक्सपोर्टर। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। रागी इज नॉट द हाईएस्ट प्रोड्यूस मिलेट इन इंडिया, इट्स बाजरा, है ना, पर्ल मिलेट जिसको बोलते हैं, बाजरा, दैट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूस मिलेट इन इंडिया। अब आपके लिए एक सवाल जो है कि इंडिया में कौन से 9 वेराइटीज होती हैं मिलेट्स की, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, आप जरूर लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको आंसर करता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ आपसे। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप आंसर नहीं करते, तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन से 9 वेराइटीज हैं जो कि मिलेट के प्रोड्यूस करता है इंडिया, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं आज के, ठीक है ना। लेट्स मूव फ्रॉम द बैक ऑफ द हिंदू, है ना। पहली बात तो हमने टेस्ट मैच जीत लिया, 2-1 से सीरीज में बढ़त हासिल कर ली, एंड बेहतरीन कल का तो मैच बहुत ही गजब था, है ना। तो आई होप आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा होगा तो हाईलाइट्स देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं। एक इकोनॉमी पेज की न्यूज़ है, हालांकि इंडिया से नहीं है नाइजीरिया से, कि नाइजीरिया जो है इट इज़ फेसिंग द वर्स्ट इन्फ्लेशन। नाइजीरिया में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, लगभग 30% के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, 30% के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और वहाँ की जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होती जा रही है। मैंने कई बार आपको इकोनॉमी में एक कंसेप्ट बताया कि जब आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, व्हेन इन्फ्लेशन विल इंक्रीज द करेंसी विल स्टार्ट लूजिंग द वैल्यू, है ना। मतलब आपकी करेंसी जो वर्ल्ड करेंसी है उसके रिस्पेक्ट में आपकी करेंसी वैल्यू लूज करने लगेगी। तो एक तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखना कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो करेंसी लूज करती है अपनी वैल्यू। अब वही चीज़ हो रहा है। अब जब करेंसी वैल्यू लूज करेगी तो क्या मतलब हो जाएगा,
जाएगा। वैल्यू का मतलब कि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और उस रेफरेंस में जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसको नोट छापने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो नोट छपेगा। अब और नोट छपेंगे तो वैल्यू और घटेगी, है ना, ये भी आपको पता है। मैंने आपको बताया कि जब आपके कंट्री में डॉलर कम होने लगता है, व्हेन द डॉलर डिक्रीजेस इन योर कंट्री, योर करेंसी वैल्यू आल्सो डिक्रीजेस, एंड व्हेन डॉलर इंक्रीजेस इन योर कंट्री देन करेंसी वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। ये दूसरा कंसेप्ट, ये भी याद रखना, ठीक है ना, कि जब आपकी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आता है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और आपकी कंट्री में जब फॉरेन एक्सचेंज घटने लगता है तो आपकी वैल्यू घटती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो करेंसी है नाइजीरिया की करेंसी क्या है, नायरा करेंसी है। आई होप यहाँ पे लिखा भी होगा, आई डोंट नो यहाँ लिखा है कि नहीं, बट यस, नायरा इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ नाइजीरिया। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो करेंसी डिपेंडेंट थी वो डिपेंडेंट थी हेविली ऑन क्रूड ऑयल। जो यहाँ पे करेंसी डिपेंडेंट थी दैट वाज हेविली डिपेंडेंट अपॉन द क्रूड ऑयल, एंड जो कि इसका सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज यहीं से आता था। फिर 2014 में क्या हुआ कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू हो गए, है ना, एंड इसके अलावा जो बचे खुचे फॉरेन रिजर्व थे उसका यूज नायरा, देखो यहाँ पे लिखा है, नायरा को स्टेबलाइज करने में लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो दैट इज व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द स्टार्ट ऑफ द क्राइसिस। नाइजीरिया की जो करेंसी है नायरा, एंड देखो ये देखिए लिखा भी है, द नायरा हैज प्लमेटेड टू 1524 टू $1। $1 के रिस्पेक्ट में 1524 नायरा लग रहे हैं, एंड इट इज द हाईएस्ट सिंस 1996। 1996 का सबसे ज्यादा इस बार डिप्रिसिएशन है। 230% की वैल्यू डिप्रिशिएट हो चुकी है। अब वहाँ के लोगों के बारे में सोचिए कि ब्रेड भी खरीदने जाते होंगे ना, तो ये 2000-3000 नायरा की आ रही होगी ब्रेड भी। तो अब आप सोचिए कि ये हालत है वहाँ पे, तो किस तरीके से लोगों का गुजारा होगा। दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक चीज होती है, देखो दो टर्म्स यहाँ लिखे, एक है डिप्रिसिएशन, एक होता है डीवैल्यूएशन। अब डिप्रिसिएशन जैसे अभी अपन ने देखा कि ये डिप्रिसिएट हो रही है, आपकी डिप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। डीवैल्यूएशन मतलब कि जब खुद ही से डिवैल्यू करने लगे, है ना। एक बार हम आपको और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म बता देता हूँ मैं, डिप्रिसिएशन वर्सेस डीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे देखो लिखा है, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन आर critical economic concepts that play pivotal role in shaping the depreciation typically relates to the decrease in the value of assets while devaluation is associated with the reduction in the value of a currency। तो depreciation मतलब कि ये तो आपको पता ही है, खैर वैसे इतना ज़्यादा वो था नहीं। depreciation देखो मतलब जैसे एक कार आपने खरीदी 1 लाख रुपए में, एक कार आपने खरीदी 1 लाख रुपए की, वो अगले साल 80,000 उसकी वैल्यू होती है, तो उसके 20,000 उसका डिप्रिसिएशन गिना जाता है, ठीक है ना। और डिवैल्यूएशन मतलब जब आपकी करेंसी जो है मार्केट में उसकी वैल्यू घटने लगे, तो दैट इज द डिप्रिसिएशन। वैसे टेक्निकली वैसे ये भी होता है कि डिवैल्यूएशन खुद से भी करते हैं, कई कंट्रीज अपनी डिवैल्यूएशन करती हैं खुद से, जैसे चाइना कई बार अपने डिवैल्यूएशन करता रहता है एसेट्स का, है ना। तो दैट इज अगेन अ केस। अगले न्यूज आर्टिकल पे आते हैं, अनलॉकिंग लक्षद्वीप आर्किपेलागोज पोटेंशियल एज अ लॉजिस्टिक हब फॉर इंडिया। अब यहाँ पर बात चल रही है, देखो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वीडियो रिलीज किया था लक्षद्वीप का, तो उसके बाद टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है लक्षद्वीप। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि लक्षद्वीप जो है इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर इंडिया। इंटरिम बजट में आपने देखा होगा कि लक्षद्वीप के में बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ पोर्ट कनेक्टिविटी। एक तो पोर्ट कनेक्टिविटी का आया है, दूसरा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का आया है ना, एंड तीसरा एमिनिटीज, बहुत सारी जो बेसिक एमिनिटीज है उसके लिए आया है फॉर द आइलैंड। ये तीन एवरीथिंग बीइंग डन, जो आपका लक्षद्वीप है इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉक्सिमिटी विद द इंटरनेशनल शिपिंग लोकेशन, है ना। तो इंटरनेशनल शिपिंग से इसकी लोकेशन काफ़ी क्लोज है ना, पूरा जो अरेबियन वाला पार्ट है इट्स वेरी क्लोज टू दैट, एंड इसी कारण से इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम द लॉजिस्टिक हब फॉर इंडिया। इंडिया का लॉजिस्टिक हब बनने का भी पोटेंशियल ये रखता है। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। ऑलरेडी आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा है, जो कॉस्ट लॉजिस्टिक्स के इंडिया की बहुत ज़्यादा है, चाइना की हमारे कंपैरिजन में बहुत कम है। और हमने भी टारगेट लिया कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हमको डिक्रीज करना है। इफ वी वांट टू सक्सीड इन आवर एफर्ट टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और टू डू ऑल दीज थिंग्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैज टू डिक्रीज अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू डेवलप दीज सेंटर्स लाइक जो आपका लक्षद्वीप है उस जैसा सेंटर हमको डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑल थिंग्स बीइंग
बीइंग सेड, जो ऑथर ने बात की वो कहा है कि 2-3 ऐसे पार्ट है विच आर वेरी क्लोज टू दिस लक्षद्वीप वाला पोर्शन। जैसे एक है कोझिकोड हो गया, दूसरा कर्नाटका आपका मंगलुरु पोर्ट हो गया, मंगलुरु वाली जगह हो गई। तो ऑथर ने कहा कि मंगलुरु हो गया, कोझिकोड हो गया, यहाँ पे आपको अम्यूनिटीज डेवलप करनी पड़ेगी लोकेशनल, और यहाँ से क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज एंड वहीं से ही बोर्डिंग शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है बिल्डिंग अ डेडिकेटेड जेटी फॉर लक्षद्वीप with allied infrastructure for cargo cruise terminals at old Mangaluru port। तो old Mangaluru port पे वो सारी चीजें इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि they can be used for the shipping and all, एंड यहाँ पे कार्गो का भी यूज हो रहा है, टूरिज्म के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा कि एनी डिसीजन टू डेवलप लक्षद्वीप कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट मंगलुरु इज द नियरेस्ट बोर्डिंग पॉइंट फॉर दिस। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है दे आर रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उनको इको सेंसिटिव जोन में आते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, एंड एन एंट्री परमिट इज रिक्वायर्ड टू विजिट देम। कोई भी अगर विजिट करना चाहता है लक्षद्वीप तो उनको एक क्या लगता है, एक एंट्री परमिट लगता है। एंट्री परमिट का सिस्टम क्यों बनाया गया था? दिस वाज मेंटेन टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग। तो सिक्योरिटी मेंटेन करना इसका एम था, और दूसरा था ओवरक्राउडिंग मेंटेन, ओवरक्राउडिंग को कम करना, ठीक है ना। तो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया गया कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आइलैंड में मत बनाओ, इसका अरेंजमेंट्स बनाओ टू एंकर द क्रूज वेसल्स का अरेंजमेंट बनाओ, ताकि लोग वहाँ पे क्रूज में जाएं, है ना, टूर करें और फिर वापस निकल जाए, है ना। कंक्रीट जंगल वहाँ पे नहीं बनाना है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। UN court to start the hearing on Israel's occupation of Palestinian territory। तो यहाँ पे हेग नीदरलैंड में अपना कौन सा है UN कोर्ट है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आप सबको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। 15 मेंबर होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 15 जजेस होते हैं, एंड दे हैविंग अ टर्म ऑफ 9 years, 9 साल का टर्म होता है उनका, ठीक है। तो अभी जो केस चल रहा है वहाँ पे ये चल रहा है रिगार्डिंग द इजराइल्स 57 years ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ सम एरियाज। 57 सालों से कुछ एरियाज जो ऑक्यूपाई करके रखा है इसराइल ने, जैसे कि वेस्ट बैंक, गाजा एंड ईस्ट जेरूसलम। वेस्ट बैंक, गाजा एंड ईस्ट जेरूसलम, उसकी जो लीगैलिटी है उसको चेक किया जा रहा है बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे पैलेस्टीन का कहना है कि 3 राइट्स हैं जो वायलेट किए गए हैं इजराइल के द्वारा ऑफ द पैलेस्टीनियंस। पहला है प्रोहिबिशन ऑन द territorial conquest by annexing large swaths of occupied land। तो पहला तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा बहुत लंबा चौड़ा लैंड ले लिया तो हमको रहने से ही मना कर दिया। दूसरा, पैलेस्टीनियंस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये भी छीना जा रहा है। एंड तीसरा, दे हैव इम्पोज्ड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड, ठीक है ना। तो ये 3 जो एलिगेशंस हैं बाय द पैलेस्टीनियंस, वो ये 3 एलिगेशंस हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, पहला तो उनको रहने नहीं दिया जा रहा है, दूसरा उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन छीना जा रहा है, तीसरा है इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ दे हैव इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं ऑल अबाउट ICJ। थोड़ा सा हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। ओके तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ से थोड़ा सा विकीपीडिया से हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट एंड इट इज द ओनली इंटरनेशनल कोर्ट दैट एडजुडिकेट्स जनरल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस, ठीक है ना, ऑन इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखने की, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये एकमात्र इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि जनरल डिस्प्यूट्स बिटवीन द नेशन सॉल्व करता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एक डिफरेंस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो 2 नेशंस या 2 स्टेट्स के बीच वो डिस्प्यूट को देखता है, और अगर इसमें आपको सू करना है ना, तो आपको पूरे के पूरे नेशन को सू करना पड़ता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को करना चाहते हैं,
जैसे कि मान लो व्लादिमीर पुतिन को किया था अभी रिसेंटली, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आप करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स के केस देखता है, जीनोसाइड इन सब चीज़ों के, ये इसके देखता है। 1945 में इसका इवोल्यूशन हुआ था, मतलब फॉर्मेशन हुआ था। जुरिडिक्शन इसका वर्ल्ड वाइड है, 193 स्टेट पार्टीज हैं। लोकेशन हेग नीदरलैंड में है। ऑथराइज्ड बाय द यूएन चार्टर, आईसी है ना। जज टर्म मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 9 साल का होता है। नंबर ऑफ पोजीशंस आर 15। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा देखो फिर ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्या करता है, आपका इंडिविजुअल्स के मैटर्स को देखता है। द चीफ फंक्शन है इसका टू सेटल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय पार्टीज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, एंड द कोर्ट आल्सो गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल मैटर्स सबमिटेड बाय एनी ऑफ द यूएन बॉडीज और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है ना, मैंने आपको बताया जैसे कि यूएन चार्टर उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है, ये भी आपको पता ना। इसके पहले जो कोर्ट चलती थी ना वो था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बोलते थे उसको, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। वो 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस था तब बना था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। एंड ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो था ये 1946 में फिर इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है ना, याद रखेगा द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ एक यूरोपियन यूनियन में भी है, यूरोपियन यूनियन में कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो वहां का सुप्रीम कोर्ट है। बट आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट टू विच द नेशनल कोर्ट्स कैन टर्न। नेशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे यहाँ पे नहीं आते हैं। इट कैन ओनली हियर अ डिस्प्यूट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय वन और मोर स्टेट। ये तभी डिस्प्यूट सुनेगा जब व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड, है ना। ये ऐसे नहीं आता कि रेफर नहीं करता नेशनल कोर्ट, यहाँ से रेफर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है रेफर कर देते हैं मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स ओके आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान ने कह दिया कि भैया आप लिविंग थिंग्स के फोटो नहीं खींच सकते, है ना, तो दैट इज अगेन अ थिंग। देखते हैं Why OpenAI's new video generator Sora is making a splash। अब यहाँ पे एक न्यूज जो है वो है कि OpenAI फिर से, सैम अल्टमैन वाली जो कंपनी है OpenAI, अभी चैट जीपीटी बनाया था इन्होंने, अब दोबारा से न्यूज में है फॉर द वीडियो क्रिएशन AI मॉडल जिसको सोरा कहा जाता है। सोरा, इट इज द वीडियो क्रिएशन AI मॉडल, इट इज नोन एज सोरा and it is trained on videos and images of various durations, resolutions and aspect ratios to generate crisp, clear and photorealistic output। crisp, clear and photorealistic output। तो OpenAI के जो CEO सैम अल्टमैन है, ये अनाउंस द AI मॉडल ऑन थर्सडे, है ना, एक्स पे ही इन्होंने ये अनाउंस किया। एंड शॉर्टली आफ्टर द शोकेस द टूल्स प्रोग्रेस विद वीडियोस ऑफ 2 dogs पॉडकास्टिंग ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन। एक वीडियो भी दिखाया इन लोगों ने। एंड इट सोरा वर्क्स बाय टर्निंग वीडियो इनटू पैचेस। पैचेस में वीडियोस को कन्वर्ट करता है। इट वर्क्स बाय टर्निंग वीडियोस इनटू पैचेस and first it compresses the videos into a lower dimensional latent space and then subsequently decomposes the representation into space-time patches। यहाँ पे एक दो लिखा patches is to Sora what tokens is to chat GPT। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे चैट जीपीटी टोकन्स का यूज करता है वैसे ही सोरा जो है वो पैचेस का यूज करती है। तो ये भी आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। AI देखो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। हम ऑलरेडी डीप फेक और इन सब चीज़ों से परेशान थे। नाउ अगेन अ न्यू थिंग इज कमिंग। अब देखते हैं क्या है। IPCC's असेसमेंट रिपोर्ट्स क्या है। तो IPCC आपको पता है इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। थोड़ा सा IPCC के बारे में बता दें। ऑल अबाउट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं आईपीसीसी के बारे में। एक तो चीज लिख ले, इट वाज क्रिएटेड इन 1988 बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। पहले तो 1988 में इसको बनाया गया था और 88 में बनाया गया था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO प्लस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑब्जेक्टिव आईपीसीसी का है इज टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स with scientific information that they can use to develop the climate policies। ये केवल और केवल क्या करता है,
प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन एट ऑल लेवल्स टू द गवर्नमेंट्स फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन which they can use while developing the climate change policies। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ये क्या करता है, इसी कारण से इसी के जो इसका फॉर्मेशन है, चूंकि साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए है, इसी के लिए ये क्या करता रहता है, बार बार असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालता है। अच्छा याद रखेगा, इसका जो हेडक्वार्टर है आईपीसीसी का वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन 1988 में हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आईपीसीसी। एंड इन 1990 द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश। जो पहली रिपोर्ट थी वो 1990 में ही निकाल दी थी, ये भी आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इस आर्टिकल में है। तो इस आर्टिकल में बताया गया कि अभी तक जो है 6 असेसमेंट रिपोर्ट, 6 असेसमेंट साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 6th वाला जो था 21-22 में पब्लिश हो गया, ठीक है ना। एंड अभी 7th ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, द 7th साइकिल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड इसके अलावा documents are prepared by the scientists from 195 countries that are part of United Nations framework on climate change। UNFCCC के पार्ट जो कंट्रीज हैं उनके साइंटिस्ट मिलकर के इसको बनाते हैं। एंड उसी के बेसिस में जो 6th रिपोर्ट आई थी उसने क्या बोला था कि द टाइम टू लिमिट द राइज ऑफ द वर्ल्ड एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बिल्कुल खत्म हो उस पर लगभग है, ठीक है ना। इट इज रनिंग आउट एंड वी आर क्लोज टू ब्रीचिंग द अडेप्टेशन लिमिट्स। हम ऑलरेडी बहुत क्लोज हैं जो लिमिट्स को ब्रीच करने में के, है ना। इट ऑल्सो सजेस्टेड सम ऑप्शंस एंड स्ट्रेटजीज टू स्लो द वार्मिंग एंड टू अडॉप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस। इसने कुछ सजेशंस भी दिए कि किस तरीके से हम रेजिलियंस बना सकते हैं, किस तरीके से हम वार्मिंग को स्लो कर सकते हैं, है ना। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण जो वार्मिंग हो रही है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वर मेंशन्ड इन दिस। एंड AR6 एंड असेसमेंट रिपोर्ट 6 के बाद जो IPCC इट हैज इनिशिएटेड द 7th साइकिल ऑल्सो बाय इलेक्टिंग एन IPCC ब्यूरो, है ना। तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द 7th साइकिल बाय इलेक्टिंग एन IPCC ब्यूरो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको आप याद रखिएगा। एंड IPCC ने ऑलरेडी कह दिया कि टाइम वैसे ही बहुत कम है। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब तो आपको पता है ना, इसका मतलब है कि पेरिस क्लाइमेट डील में ये कहा गया था कि भैया एक रिव्यू करते रहेंगे हर 5 साल में। तो स्टॉक टेक जो है हर 5 साल में होता है। दे विल हैव अ रिव्यू कि किस तरीके से काम चल रहा है, काम सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड और क्या करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ ग्लोबल स्टॉक टेक है। पहला जो ग्लोबल स्टॉक टेक है 2022 में स्टार्ट हुआ, और अभी जो 28th सेशन था यानी COP28 जो था, जो कि UAE में हुआ, COP28 वहाँ पे जाकर के ग्लोबल स्टॉक टेक आपका सबमिट हुआ है 2023 में। फर्स्ट जो GST या अभी हो चुका है, उसके बाद अब जो दूसरा होगा वो कब होगा, 2028 में, 2028 में होगा ग्लोबल स्टॉक टेक सेकेंड टाइम। तो तब तक AR7 भी आ जाएगा, है ना। एंड दे विल हैव दिस असेसमेंट रिपोर्ट 7 ऑल्सो बिफोर दैट। एंड उसके बेसिस पे जो कंट्रीज हैं वो अपने क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज डिटरमाइन कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, देखो 2 एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे क्या, मिसप्लेस्ड प्रियोरिटीज फर्स्ट, दूसरा हम द टाइज अक्रॉस द सी, दोनों डिस्कस करेंगे। एक क्या है मिसप्लेस्ड प्रियोरिटीज एंड दूसरा टाइज अक्रॉस द सी। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने, तो यहाँ पर हम आ गए अपनी वेबसाइट पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या एडिटोरियल्स हैं। उसके पहले यहाँ पे एक देखो, यूक्रेन सिटी है अवदीवका, इसका नाम यहाँ पे आ रहा था, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं अवदीवका के बारे में। ये देखो आप मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोनेत्स्क रीजन है, यहाँ पे ऊपर अवदीवका है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब जो पहला एडिटोरियल मैं आपको बता रहा था मिसप्लेस्ड प्रियोरिटीज, ये फ्री मूवमेंट रिजीम के हटाने के ऊपर है। आप सबको पता है कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो स्टार्ट हुई थी वो 2018 में स्टार्ट हुई थी, और उस समय क्यों स्टार्ट की गई थी, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट की थी, तो उस कारण से उसको स्टार्ट किया गया था। फ्री मूवमेंट रिजीम में एक आप चीज को याद रखना है कि दोनों कंट्रीज की में 16 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इंक्लूडेड रहता है, वेयर द सिटीजंस कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी वीजा रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। 16 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है ना। ऑथर ने बोला है कि भैया देखो क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो रीजन है ये एक कॉन्ड्यूट है फॉर द नारकोटिक्स।
इसके अलावा इंसर्जेंट्स जो हैं दोनों ग्रुप्स में वो मूव करते हैं फ्रीली यहाँ पे। एंड इसके अलावा जो आपका आपको ये भी पता है कि ये पोरस बॉर्डर है, इस कारण से यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ जो है वो है। अब ऑथर ने यहाँ पे एक एथनिक एंगल भी बताया था कि किस तरीके से जो मिजोज है मिजोरम के और जो कुकी ट्राइब है मणिपुर की, दे आर वेरी क्लोज टू दिस चिन कम्युनिटी ऑफ म्यांमार, जो कि आती रहती है यहाँ पे, मूवमेंट होता है फ्री मूवमेंट रिजीम के अंतर्गत। एंड इसके अलावा जो मीती कम्युनिटी है वहां से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो मीती कम्युनिटी का रेजिस्टेंस और बाकी जो कुकी जो कम्युनिटी है उसका प्यार, ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज अगेन अ थिंग व्हिच इज देयर। हालांकि ऑथर ने कहा कि भैया ओवरऑल एफएमआर जो था फ्री मूवमेंट रजीम में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से एक तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लस ऐसे लोग जो एथनिकली बहुत क्लोज हैं लेकिन जो कॉलोनियल बाउंड्रीज है उस कारण से डिवाइडेड हैं। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा एडिटोरियल जो मैंने आपको बताया कि टाइज अक्रॉस द सी अपन डिस्कस करेंगे, वो इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप में है। तो पहला तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था वो दुबई में हुआ था, यूएई में हुआ था, और इसका जो थीम रखा गया था वो था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। उसमें क्या डिस्कशन किया गया था कि जो अभी प्रेजेंट के फ्यूचर चैलेंजेस हैं, प्रेजेंट की जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया था। वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था एज द चीफ गेस्ट, ठीक है ना। दूसरा, इंडिया यूएई के रिलेशनशिप में बता दूं कि सीईपीए और बीआईटी दोनों साइन हो चुका है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है 2022 में, और पिछले हफ्ते बीआईटी भी साइन हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यूएई इज नाउ द ओनली कंट्री दैट इंडिया हैज बोथ अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट भी है हमारा यूएई के साथ अब, और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी है। बैप्स हिंदू टेम्पल हमने देख ही लिया है। इसके अलावा इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएई। यूएई इज नाउ इंडिया थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा है, प्लस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे अधिक एक्सपोर्ट हम करते हैं सेकंड नंबर पे यूएई में। देन फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, हमारे यहाँ जो एफडीआई आता है उसका चौथा सबसे बड़ा सोर्स यूएई है ना। इसके अलावा यहाँ पे यूएई में भारत मार्ट इनॉग्रेट हुआ था, जो कि एमएसएमईज के टाइज को और स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चल रही है, दोनों कंट्रीज में एग्रीमेंट भी हो रहा है फॉर इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ऑन द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा I2U2 इनिशिएटिव जो है यूएस, इंडिया, इजराइल और यूएई ही है उसमें, प्लस यूएई जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है अब। तो आप लोग को बता दूं कि ब्रिक्स की मेंबरशिप अब 5 नहीं रह गई है, 5 से बढ़ करके 10 और 11 होने वाली है, हो गई है शायद। तो आप एक बार मुझे मेंबर बताइए जो नए मेंबर्स हैं कौन कौन से मेंबर हैं ब्रिक्स के, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे हम एडिटोरियल पार्ट में देख लेते हैं। एडिटोरियल आज का जो ये है, ये एडिटोरियल देखो, मेरिट इन द एज ऑफ एआई जो है वो आर्टिकल सिंपल सा ये बोलता है कि जो एआई आया है उसके कारण जो मेरिट और मेरिटोक्रेसी की डेफिनेशन है वो और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जॉब्स हैं तो जॉब में एक नई क्राइटेरिया जुड़ जाएगी कि भैया आपको एआई का यूज करना कितना आता है, दैट इज द न्यू क्राइटेरिया। तो एआई जो है वो डिसरप्टिव फैक्टर है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटीज से काफी ज्यादा एआई की कैपेबिलिटीज है ना, वीडियोस बनाना, चैट करना, ये सब करना, तो ये ह्यूमन बींग से काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ा चुका है, इस कारण से ये डिसरप्टिव फैक्टर है। प्लस जैसा अभी एक मेडिसिन के फील्ड में देखा था कि एआई ने 3 महीने पहले एक रेडियोलॉजिस्ट से 3 महीने पहले एनालिसिस कर लिया और डायग्नोसिस करके बता दिया। तो अब आप देखिए किस तरीके से एआई डिसरप्ट कर रहा है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो। इसके अलावा कंपनीज जो हैं, जो बड़ी कंपनीज है जिनके पास बहुत सारा डेटा है, अब डेटा ही की है इस पूरे एआई के टाइम पीरियड में, तो जो कंपनीज के पास डेटा है, बड़ी कंपनीज को फायदा होगा, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं वो मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।